डोकलाम में चलने वाला 73 दिन का विवाद हो, या फिर गलवान में होने वाली झड़प, और या हो हाल ही में हुआ तवांग का मामला। ये तो सच है कि पिछले कुछ सालों में भारत चीन के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिक ने जो नीच हरकत की, उस पर भारत में तो संसद से सड़क तक चर्चा हो रही थी। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस घटना पर चीन को खरी खोटी सुनाई है। दरअसल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स में भारत और चीन दोनों की गिनती होती है। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच किसी भी तनाव का असर दुनिया के बाकी देशों की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हो गया जो बिगड़ गए चीन और भारत के रिश्ते? क्या है इसके पीछे की वजह? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। भारत चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आज 7 दशक से भी ज्यादा हो गए हैं। भारत ने आजादी के बाद से ही पड़ोसी देशों के साथ फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर जोर दिया। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ। वहीं 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर चीन देश अस्तित्व में आया। 20 साल तक चले गृह युद्ध के बाद ऐसा हुआ था। भारत ने 1 अप्रैल 1950 से चीन के साथ राजनीतिक संबंधों की शुरुआत की थी। भारत चीन के साथ ऐसा करने वाला पहला नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक का देश था। करीब 1 दशक तक दोनों देशों के रिश्ते ठीक ठाक आगे बढ़ते रहे थे। हिंदी चीनी भाई भाई का इतिहास। चीन के पहले प्रीमियर शोउ एनलाई ने जून 1954 में भारत का दौरा किया। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1954 में चीन का दौरा भी किया था। 1954 में नेहरू और शाओ एनलाई के बीच पंचशील सिद्धांत को लेकर समझौता हुआ था। इसके अंडर भारत ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता दी थी और इसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हर जगह सुनाई दे रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस नारे का समर्थन किया था। पंचशील सिद्धांत में 5 बातें थी जिसे दोनों देश मानने को तैयार हुए थे। नंबर 1, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवेनिटी का सम्मान करना। नंबर 2, दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में दखल न देना। नंबर 3, दूसरे देश पर हमला नहीं करना। नंबर 4, म्यूचुअल कोऑपरेशन और लाभ को बढ़ावा देना। नंबर 5, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की नीति का पालन। दलाई लामा को शरण देने के बाद बिगड़े हालात। पंचशील पर सहमति बनने के बाद दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हालात 1959 में फिर से बिगड़ रहे थे। तिब्बती विद्रोह के बाद मार्च 1959 में वहां के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा भारत आ गए। और भारत ने उन्हें शरण दे दी थी। इससे चीन के साथ भारत के रिश्तों में खाई बढ़ गई थी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता माओ त्से तुंग ने तिब्बत के ल्हासा विद्रोह के लिए भारत को ही जिम्मेदार बता दिया था। रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा और 1962 के युद्ध से ये साबित हो गया कि अगले कई सालों तक हिंदी चीनी भाई भाई के नारे की सार्थकता कहीं खत्म सी हो गई थी। लेकिन 1976 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से बहाल हो गए थे। वक्त के साथ साथ आपसी संबंधों में सुधार दिखा और 20 फरवरी 1987 को भारत ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। इस फैसले के बाद चीन भारत से नाराज हुआ। 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देश सीमा विवाद का समाधान निकालने के उपायों पर काम करने के लिए राजी हुए और फिर 1972 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन चीन के दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने थे। नवंबर 1996 में चीन के राष्ट्रपति जियाओ ज़ेमिंग की भारत यात्रा से रिश्तों को बेहतर बनाने की नई उम्मीद जागी थी। ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद किसी राष्ट्र अध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। चीन को आजादी मिलने के बाद वहां के किसी राष्ट्रपति को भारत पहुंचने में 47 साल का वक्त लग गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर कितना संजीदा था। जियाओ ज़ेमिंग की यात्रा पर 4 समझौते हुए। इसमें सीमा पर शांति बहाली के उपायों पर काम करने से जुड़ा करार भी था। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चीन की यात्रा पर रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की। इसके बाद द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन इन चाइना इंडिया रिलेशंस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। फिर 2015 में चीन के प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ
भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान दोनों देशों ने शांति बहाली के लिए स्ट्रैटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप बनाने पर सहमति जताई थी। नवंबर 2006 में चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ भारत आए और दोनों देशों ने जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया था। इसमें दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए 10 पॉइंट स्ट्रेटेजी का जिक्र किया गया था। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जनवरी 2008 में चीन की यात्रा की। इस दौरान शेयर्ड विजन फॉर द 21st सेंचुरी के नाम से जॉइंट डॉक्यूमेंट जारी किया गया था। 2010 में चीन के प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ की भारत यात्रा पर पहली बार दोनों देशों ने $100 अरब के जॉइंट डॉक्यूमेंट का लक्ष्य तय किया गया था। मार्च 2012 में ब्रिक्स शिखर बैठक के लिए हु जिनताओ की भारत यात्रा पर दोनों देशों ने 2012 को फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया था। इसका मकसद दोनों देशों के बीच कल्चरल टाइज को मजबूत करना था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगने लगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत चीन दोनों ही रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने को तैयार है। मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच लगभग 20 मुलाकातें हुई थी। इसमें से 18 मुलाकातें तो 6 साल के अंदर ही हो गई थी। इनमें एक दूसरे देशों की यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुई मुलाकात भी शामिल है। पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बार चीन का दौरा किया है और शी जिनपिंग 3 बार भारत आ चुके थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच पहली मुलाकात ब्राजील में 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसमें सीमा विवाद हल करने पर दोनों नेताओं की सहमति बनी और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 4 महीने के भीतर ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सितंबर में भारत की बायलैटरल विजिट पर आए थे। अभी भी अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे झूले पर बैठी मोदी और जिनपिंग की तस्वीरें लोगों के जहन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए नया रास्ता निकाला और ये रास्ता भारत चीन औपचारिक शिखर सम्मेलन के रूप में सामने आया था। डोकलाम विवाद से जन्मे तनाव के बीच चीन के वुहान में अप्रैल 2018 को दोनों देशों के बीच पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों मतभेदों को दूर कर हर तरह के सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए थे। वुहान शिखर सम्मेलन ने डोकलाम संकट से बने तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई। दोनों देशों के बीच दूसरा इनफॉर्मल शिखर सम्मेलन हुआ था तमिलनाडु के मामल्लपुरम अक्टूबर 2019 में हुआ और जिनपिंग ने दोस्ताना माहौल में आपसी संबंधों के दायरे को बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की थी। हालांकि इसके बाद जून 2020 में गलवान में चीन सैनिकों के कार्रवाई के बाद भारत चीन के रिश्ते ने फिर से यू टर्न ले लिया और निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच तीसरा इनफॉर्मल समिट की संभावना भी यहीं पर धूमिल हो गई। और अब तवांग की घटना ने बायलैटरल टॉक्स की रही सही उम्मीदों को फिलहाल खत्म कर दिया है। 1962 में भारत और चीन के बीच हो चुका है युद्ध। भारत और चीन एशिया की 2 महाशक्तियां हैं। दोनों देशों के बीच विवाद पहले भी रहे हैं और कई मुद्दों पर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा प्रमुख रहा है वो है दोनों देशों की सीमा। इसी सीमा विवाद के चलते साल 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है। अभी भी सीमा पर कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें लेकर अक्सर तनाव की स्थिति बन जाती है। चीन के लद्दाख में अक्साई चीन की गलवान घाटी में भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। लगभग 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों और डंडों के साथ झड़प हुई थी। इसमें दोनों तरफ के कई सैनिक घायल हुए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचते हुए अपने सेना को युद्ध की तैयारियां तेज करने का आदेश दिया है। वहीं इस विवाद पर भारत ने भी एक कड़ा रुख अपना लिया था। भारत ने कहा है कि वो पूर्वी लद्दाख में चीन भारत सीमा के साथ रणनीतिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को नहीं रोकेगा। 3488 किलोमीटर लंबे LAC पर विवाद। भारत चीन सीमा विवाद में 3478 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC शामिल है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत के हिस्से के रूप में दावा करता है, जबकि भारत इसका विरोध करता है। अक्साई चीन लद्दाख में एक विशाल क्षेत्र है जो वर्तमान में चीनी कब्जे में है। 2019 में जारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार चीनी सेना ने 2016 और 18 के बीच 1025 बार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने नवंबर 2019 में लोकसभा में बताया था कि 2016 में चीनी सेना ने 273 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। 2017 में बढ़कर 426 हो गई। 2018 में ऐसे मामलों की संख्या 326 थी। गलवान घाटी मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्कान चीन की गलवान घाटी इलाके में
भारत की ओर से सड़क निर्माण और रक्षा संसाधनों की तैनाती बढ़ाने से झल्लाई चीन में भी अक्साई चीन इलाके में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन आदि तेज कर दिया है। इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच विवाद नया नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत साल 1950 में ही हो गई थी। चीन इस इलाके पर अपना अधिकार जता रहा है। अक्साई चीन पर चीन ने 1950 के दशक में कब्जा किया था। लंबे समय तक इससे नावाकिफ रहे भारत को इस बारे में साल 1957 में पता चला, जब चीन ने यहाँ सड़क निर्माण शुरू कर दिया। साल 1958 में इस सड़क को चीन ने अपने नक्शे में भी दर्शाया। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लंबा विवाद चल रहा है, जो दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह भी बना। अक्साई चीन चीन के जिनजिंगिया प्रांत से जुड़ा है। गलवान घाटी में शहीद हुए योद्धाओं के लिए बनाया गया स्मारक साल 2017 में दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत बताई जाती है, जब चीन के डोकलाम में चीन ने सड़क बनाने की कोशिश की और भारत ने इसका विरोध किया था। चीन में इस क्षेत्र को डोंगलोंग कहा जाता है। ये भारत के उत्तर पूर्व में सिक्किम और भूटान की सीमा के पास है। भूटान और चीन दोनों इस पर दावा करते हैं और भारत इस मामले में भूटान का समर्थन करता है। हालांकि भारत की आपत्ति केवल भूटान की वजह से ही नहीं थी। भारत का मानना है कि अगर ये सड़क पूरी बन गई तो उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत से जोड़ने वाले 20 किलोमीटर के इस इलाके तक चीन पहुंच जाएगा। 20 किलोमीटर ये हिस्सा सामरिक रूप से बहुत अहम है और भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। इस इलाके में साल 1967 में भी चीन और भारत के बीच संघर्ष हुआ था। डोकलाम से जुड़ा विवाद 2017 में हम डोकलाम विवाद के बारे में सुन चुके हैं। ये डोकलाम चीन और भूटान के बीच का मसला है और ये इलाका सिक्किम बॉर्डर के करीब है। एक तरह से ये भारत, चीन और सिक्किम के लिए ट्राई जंक्शन पॉइंट है। इस वजह से ये इलाका भारत के स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से बेहद सेंसिटिव है। अगर यहाँ चीन सड़क बना लेता है तो ये भारत के चिकन नेक इलाके के नजरिए से सही नहीं होगा। चिकन नेक इलाके की चौड़ाई 20 किलोमीटर है और ये दक्षिण में बांग्लादेश और उत्तर भूटान की सीमा के बीच का इलाका है। यही इलाका भारत के पश्चिमी हिस्से को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। 2017 में भारत चीन के बीच डोकलाम विवाद काफी लंबा चला था। उस वक्त चीन इस पठारी इलाके में सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था। भारत ने इसका विरोध किया था और रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि हिमालय में ऐसी जगह है जिससे भारतीय सेना भली भांति परिचित है। भारत को यहाँ ऊंचाई का फायदा मिलता है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर का विवाद 1 मई 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे पर झड़प हो गई थी। उस झड़प में दोनों तरफ के कई सैनिक घायल हो गए थे। यहीं से तनाव की स्थिति बढ़ गई थी और इसके बाद 15 जून की रात गलवान घाटी पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। बताया जाता है कि चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जवानों ने उन्हें रोका तो वो हिंसा पर उतारू हो गए थे। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। इस झड़प में दोनों ओर से खूब पत्थर रॉड चले थे। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 से ज्यादा जवान मारे गए थे और इनमें कई चीनी जवान नदी में बह गए थे। हालांकि चीन ने केवल 4 जवानों की मौत की पुष्टि की थी। अमेरिका की इस दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प में 45 से ज्यादा चीनी जवान मारे गए थे। अरुणाचल के तवांग से जुड़ा विवाद। अरुणाचल प्रदेश का तवांग इलाका भारत चीनी सीमा के पूर्वी सेक्टर का हिस्सा है। इस इलाके पर चीन की बुरी नजर हमेशा बनी रहती है। चीन दावा करता रहता है कि तवांग तिब्बत का हिस्सा है। तवांग के जरिए चीन तिब्बत पर पकड़ मजबूत बनाने की मंशा रखता है। तवांग बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण धर्मशाला है। चीन दोहरी नीति के साथ तवांग पर अपना दावा करता रहा है। इसमें तिब्बत और बौद्ध धर्मशालों पर पकड़ शामिल है। भारत चीन के विवाद की वजह नंबर 1, पीओके पर भारत का बढ़ता दबाव। भारत ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान परस्त आतंकियों को लगभग साफ कर दिया है और गुलाम कश्मीर को हासिल करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। वैसे तो ये पाकिस्तान और चीन दोनों की परेशानी का बड़ा कारण है, लेकिन अगर भारत गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से छुड़ाकर अपने साथ शामिल कर लेता है तो पाकिस्तान से भी ज्यादा दिक्कत चीन को होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके का अहम हिस्सा अक्साई चीन अवैध रूप से चीन को सौंप रखा है। पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान सहित एक बड़े हिस्से का कंट्रोल काफी हद तक चीनी अधिकारियों के हाथ में है। ये इलाका वास्तव में धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है, लेकिन इस स्वर्ग में हजारों चीनी सैनिकों की आवाजाही देखने को मिलती है, क्योंकि चीन को इस इलाके से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बल्कि इसके लिए उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। चीन ने पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह के जरिए पेट्रोलियम हासिल करने की योजना बनाई है, जिसका रास्ता पीओके से गुजरता है। इस क्षेत्र में 12 महीने चलने वाला एकमात्र राजमार्ग का नाम काराकोरम राजमार्ग है। कभी सिल्क रूट का हिस्सा रहे इस राजमार्ग की चौड़ाई अभी 10 मीटर है।
चीन उसे 30 मीटर का करना चाहता है। चीन का पश्चिम राजमार्ग लहाशा काशगर या शिनजियांग राजमार्ग है, जो कि आगे जाकर काराकोरम राजमार्ग से मिलता है। ये इलाका इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि यहाँ 250 किलोमीटर के दायरे में चीन, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसे 5 देशों की सीमाएं मिलती हैं। चीन का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या OBOR वन बेल्ट वन रोड कहलाती है। चीन 3000 किलोमीटर की इस परियोजना पर चीन 46 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च कर चुका है। अगर भारत POK पर कब्जा कर लेता है तो चीन का अभी तक का किया हुआ खर्च बर्बाद हो जाएगा। इसलिए POK पर भारत के बढ़ते दबाव से चीन चिंतित है और भारत के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाकर उसे धमकाना चाहता है। नंबर 2, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने पिछले दिनों चीन से जुड़ी लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर तेजी से सड़कें बनानी शुरू कर दी है। बेहद विषम परिस्थितियों में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत कम समय में मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी सड़कों के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारतीय सेना ने अपनी ताकत मजबूत कर ली है। इसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है। भारत के निर्माण को रोकने के लिए ही चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे, जब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई भी हुई थी। इसके बाद चीनी हेलीकॉप्टरों के भी भारतीय सीमा में घुसने की खबर आई। परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी और इससे चीन परेशान हो उठा था। फिर चीनी फौज ने गलवान घाटी में 80 टेंट गाड़ दिए। वो उस स्ट्रेटेजिक रोड के निर्माण को रोकना चाहते हैं जो लद्दाख के दुर्मुख से श्योत होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। ये करीब 255 किलोमीटर लंबी DSDBO सड़क है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ये DSDBO रोड गलवान घाटी के करीब से गुजरती है। इस DSDBO रोड के बनने से DBO और काराकोरम दर्रा लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स लेह से जुड़ गया है, जहां पर सेना की 14वीं कोर का मुख्यालय है। सड़क निर्माण के साथ ही भारतीय सेना ने यहाँ बंकर, बैरक और किलेबंदी का काम भी पूरा कर लिया है। चीन के लिए ये भारी चिंता का विषय। इसके अलावा भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर भी पिथौरागढ़ के धार चूला से लिपुलेख तक बनी सड़क भी चीन की आंखों में खटक रही है। इसलिए भी चीन भारत को संघर्ष में उलझाकर उसके रोड प्रोजेक्ट्स को तबाह करने की मंशा रखता है। नंबर 3, लद्दाख के नेचुरल रिसोर्सेज पर नजर। चीन ने इस बार भारत से संघर्ष की शुरुआत लद्दाख से ही की है। पहले चीन की निगाहें अरुणाचल प्रदेश की तरफ होती थी, लेकिन इस बार चीन ने लद्दाख को झगड़ा बनाने के लिए चुना है, क्योंकि लद्दाख की पहाड़ियों में यूरेनियम और सोने का अकुंत भंडार छिपा हुआ है। लद्दाख के पर्वतों में यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और रेयर अर्थ जैसी बहुमूल्य धातुएं भरी पड़ी हैं। चीन की सेना ने लद्दाख के जिस गलवान इलाके के पास अपने टेंट गाड़ रखे हैं, उसके ठीक बगल में स्थित गोगरा पोस्ट के पास गोल्डन माउंटेन है। यहाँ सोने समेत कई बहुमूल्य धातुएं छिपी हुई हैं। लद्दाख के कई इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इससे न केवल परमाणु बिजली बनाई जा सकती है, बल्कि परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पहले ही लिख चुका है कि अमेरिका के साथ जंग में उतरने से पहले चीन को अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए चीन को ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए भी चीन लद्दाख के यूरेनियम भंडार पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए है। साल 2007 में जर्मनी की लैब में लद्दाख चट्टानों के नमूनों की जांच से पता चला था कि यहाँ 5.36% यूरेनियम मौजूद है, जो कि किसी भी दूसरी यूरेनियम खदान से बहुत ज्यादा है। ये चीन के लालच का कारण है। यही वजह है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख के सामने वाले इलाके में चीनी सैनिक भारतीय इलाके में लंबे समय तक रुकने की रणनीति बनाकर आए हैं। वे बंकर बना रहे हैं और हथियारों की तैनाती कर रहे हैं। नंबर 4, कोरोना के जाल में फंसा चीन। कोरोना संक्रमण फैलाने पर दोषी पूरी दुनिया चीन को मान रही है। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां चीन छोड़कर भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं। चीन इसे अपने अस्तित्व के संकट के तौर पर देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के चीन से भारत आने की शुरुआत जर्मनी के फुटवेयर कंपनी कासा एवर्सगम के साथ हो चुकी है। वान वेल्स ब्रांड से फुटवेयर बनाने वाली ये कंपनी भारत में शुरुआती 110 करोड़ का निवेश कर रही है। ये कंपनी चीन में सालाना 30 लाख फुटवेयर का उत्पादन कर रही थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश में लगाई गई यूनिट से किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स, लेदर, ऑटो पावर्स और सिंथेटिक फैब्रिक सहित कई क्षेत्रों के 550 प्रोजेक्ट के लिए भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार के संपर्क में है। कई कंपनियों के चीन छोड़ भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की
खबर आने के बाद चीन भड़क गया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के माउथपीस चाइनीज डेली ग्लोबल टाइम्स ने बौखलाते हुए कई आलेख लिखे हैं। कंक्लूजन, चीन के संभावित हमले को रोकने के लिए भारत जो कदम उठा सकता है वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेस पर निर्भर करेगा। आइए अब बात करते हैं कुछ जनरल स्टेप्स जो भारत चीन का सामना करने के लिए उठा सकता है। एक मजबूत सेना का निर्माण और रखरखाव। भारत अपनी आर्म्ड फोर्सेस में सुधार करने और संभावित चीनी हमले को रोकने के लिए अपने सशस्त्र बलों के मॉडर्नाइजिंग और अपने रक्षा बजट को बढ़ाने में निवेश कर सकता है। अलायंसेस एंड पार्टनरशिप्स को मजबूत करना। संभावित चीनी आक्रमण के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए भारत दूसरे देशों, विशेष रूप से क्षेत्र के लोगों के साथ मजबूत संबंध बना सकता है। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। भारत विवादों को सुलझाने और तनाव को सैन्य संघर्ष में बढ़ने से रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से जुड़ सकता है। इकोनॉमिक मेजर्स। भारत चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इकोनॉमिक मेजर्स कर सकता है, जैसे अपने ट्रेड पार्टनर्स में विविधता लाना और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करना। साइबर सुरक्षा और काउंटर इंटेलिजेंस। भारत चीन से संभावित साइबर हमलों से बचने के लिए अपनी साइबर सुरक्षा और काउंटर इंटेलिजेंस क्षमताओं में सुधार कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।